Hi guys, this is Dr. Sandeep Tiwari and I welcome to you to online classes. Guys, in today's lecture, I am going to discuss with you a beautiful poem that is The Wild Swans at Cool, and that is written by W.B. Yeats. Okay, let's see the introduction of the poet and the poem. William Butler Yeats, the full name of W.B. Yeats, William Butler Yeats, who was born in 1865 and died in 1939, is regarded as not only the most important Irish poet but also one of the most important English language poets of 20th century. विलियम बटलर ईट्स W.B. न केवल एक इम्पॉर्टेंट आयरिश पोएट के रूप में बल्कि एक इम्पॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज के पोएट के रूप में भी जाना जाता था। कब? 20th सेंचुरी के या 20वीं शताब्दी के इंग्लिश लैंग्वेज में एक इम्पॉर्टेंट पोएट के रूप में भी उसको जाना जाता था। मतलब वो आयरिश पोएट तो था ही था, एक अच्छा आयरिश पोएट तो था ही साथ वो एक अच्छा पोएट भी था 20th सेंचुरी का। आगे देखिए, ही वॉज अ की फिगर इन द आयरिश कल्चर रिवाइवल। वो आयरिश कल्चरल मतलब जो आयरिश सांस्कृतिक रिवाइवल था, मतलब पुनर्जागरण था, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला था। हिज लेटर पोएम्स मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्निज्म। उसकी जो बाद की पोएम्स लिखी गई वो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करती हैं या एक अच्छा रोल प्ले करती हैं टू मॉडर्निज्म, आधुनिकतावादी संसार में या आधुनिकता वाले क्षेत्र में। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1932। वो 1932 में नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया या नोबेल प्राइज उसको दिया गया इंग्लिश के क्षेत्र में या इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में। इट्स लाइफ एंड हिज पोइट्री ब्रिज्ड अ लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के अंत तक और 20वीं शताब्दी की शुरुआत के बीच में उसकी पोएम्स ने, उसके वर्क्स ने और उसने खुद ने एक ब्रिज का काम किया। एक किसका ब्रिज, जिसको आप पुल का काम बोलते हो, पुल का काम किया। आगे देखिए, हिज अर्ली पोएम्स द फर्स्ट बीइंग पब्लिश्ड व्हेन ही वाज 20। उसकी स्टार्टिंग की जो पोएम्स थी जब वो 20 ईयर्स का था तभी पब्लिश्ड हो गई थी। हिज पोएम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ ड्रीमी रोमांटिसिज्म इन बोथ देयर फॉर्म एंड कंटेंट। उसकी पोएम्स की क्वालिटीज़ में से अगर देखा जाए तो उसकी पोएम्स की जो ग्रेट क्वालिटीज़ है वो ये है कि वो रोमांटिसिज्म में डूबी हुई थी। मतलब रोमांटिक राइटर्स की क्वालिटीज़ उसकी पोएम्स में देखने को मिलती थी। इन फॉर्म एंड इन कंटेंट बोथ, मतलब इन बोथ, दोनों में, उसके फॉर्म में भी और उसके कंटेंट में भी। ही वॉन्टेड टू रीअवेकन आयरलैंड टू इट्स एंशियंट लिटरेचर। वो आयरलैंड को इसके पुराने टाइम के जो लिटरेचर थे उस लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहा था। आयरिश पॉलिटिक्स वाज अ थीम टू विच इट्स फ्रिक्वेंटली रिटर्न, पर्टिकुलरली इन द मिडिल फेज ऑफ हिज कैरियर। उसकी पोएम्स की जो बेस्ट थीम थी वो थी आयरिश पॉलिटिक्स। आयरलैंड की पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा लिखता था और स्पेशली कब लिखता था? जब वो अपने कैरियर के मिडिल फेज में था, अपने मिडिल टाइम में था अपने कैरियर के, उस समय वो आयरिश पॉलिटिक्स के ऊपर या आयरलैंड की पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क्स लिखता था। द थीम्स ऑफ इट्स पोएट्री surpassed political argument and the Ireland।
और उसकी पोइट्री की जो थीम्स हुआ करती थी या जो थीम थी उसकी पोइट्री की, उसने पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट और आयरलैंड को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। मतलब इससे आगे भी जा कर के बात करता था। मतलब उसकी पोएम्स की थीम्स को देखें तो केवल पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट और आयरलैंड से रिलेटेड ये बातें ही नहीं रखता था, उससे और भी ज़्यादा कुछ बातें करता था उन पोएम्स में। ही एक्सप्रेस्ड हिज नेशनलिज्म थ्रू अ पैशनेट डिजायर टू रिवाइव द आयरिश लिटरेरी ट्रेडिशन। वो अपने नेशनलिज्म को, मतलब राष्ट्रवादी या राष्ट्रभक्ति को या राष्ट्रीयता को दर्शाता था, प्रेजेंट करता था थ्रू अ पैशनेट डिजायर, एक पैशनेट डिजायर के साथ, और आयरिश लिटरेरी ट्रेडिशन को वापस से लाने के पर्पज के साथ। He worked towards this aim by founding clubs and societies and by setting up an Irish National Theatre। और उसने अपने इस पर्पज के लिए या अपने इस एम के लिए वर्क किया, और वर्क किस रूप में किया? फाउंडिंग क्लब्स बनाए उसने, सोसाइटीज़ बनाई, और आयरिश नेशनल थिएटर का भी निर्माण किया उसने। अब बात करें पोएम की, जो प्रेजेंट पोएम है द वाइल्ड स्वान एट कूल। इट इज़ ए पोएम बाय W.B. Yeats पब्लिश्ड इन अ कलेक्शन ऑफ द सेम नेम इन 1917। ये जो पोएम है सेम इसी नाम का एक उसका कलेक्शन था जिसमें ये पब्लिश्ड हुई थी पोएम 1917 में। द पोएम शोज ए स्पीकर विजिटिंग कूले पार्क इन इंग्लैंड या आयरलैंड। ये पोएम किस चीज़ को दर्शाती है? एक ऐसे स्पीकर को जो कि विजिट करता है कूल पार्क इन आयरलैंड। आयरलैंड में एक पार्क है कूल पार्क, वहाँ पे वो विजिट करता है, जहाँ पे ईट्स हिमसेल्फ हैड विजिटेड। ईट्स भी वहाँ विजिट कर चुका था। और फिर आगे बताता है कि हियर द ऑब्जर्वर्स, मतलब यहाँ पे जो वो विजिटर है जो विजिट करता है वो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करता है? ही ऑब्जर्व्स ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्वान्स, एक लंबे ग्रुप को, किसके? स्वान्स के, हंसों के ग्रुप को देखता है वो। कंपेयरिंग द प्रेजेंट मोमेंट टू हिज फर्स्ट विजिट टू द पार्क 19 ईयर्स प्रायर। और फिर पोएट या स्पीकर अपने प्रेजेंट मोमेंट को कंपेयर करता है 19 साल पहले जब वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट किया था उस टाइम से, उसको कंपेयर करता है। प्रेजेंट टाइम को 19 ईयर्स बिफोर वाले टाइम के साथ कंपेयर करता है। दो द स्पीकर एडमायर्स द स्वान, द होल पोएम इज bathed विद एन एटमोसफेयर ऑफ मेलंकली एंड रिग्रेट्स। यद्यपि जो पोएट है ईट्स, वो पूरी पोएम में स्वान्स को एडमायर करता है, लेकिन पूरी पोएम मेलंकली और रिग्रेट से भरी पड़ी है। द स्पीकर फील्स दैट द स्वान्स डिड नॉट चेंज ड्यूरिंग दीज ईयर्स, बट द स्पीकर लैक्स मैनी थिंग्स इन दिस पीरियड। स्पीकर जब प्रेजेंट टाइम को 19 ईयर्स पहले के टाइम के साथ कंपेयर करता है तो वो क्या पाता है? वो दुखी हो जाता है। दुखी क्यों हो जाता है? क्योंकि वो पाता है कि इस 19 सालों के टाइम में स्वान्स के अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है, लेकिन स्पीकर के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। आगे देखते हैं। इन द पोएम द वाइल्ड स्वान्स एट द कूल, इट्स एक्सप्लोर द थीम ऑफ द फ्रेलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू हिज स्पीकर। इस पोएम में W.B. Yeats ने किस थीम के बारे में बात किया? फ्रेलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ का नाशवान होना या ह्यूमन लाइफ का क्षण भंगुर होना, नष्ट हो जाना थोड़े समय में ही, इसके बारे में बात किया उसने थ्रू द स्पीकर के माध्यम से। दिस स्पीकर बिकम्स अवेयर ऑफ हिज ओन एजिंग एज ही वॉचेज द सेम स्वान्स दैट ही हैज वॉच्ड ईयर आफ्टर ईयर। जो स्पीकर है इसमें वो बिल्कुल अवेयर हो जाता है, इस बात से बिल्कुल सजग हो जाता है, जागरूक हो जाता है कि
उसकी भी एज जो है धीरे धीरे बीत रही है, मतलब उसकी एज पूरी होने को जा रही है। जैसे ही वो देखता है कि ठीक उन्हीं स्वांस को जिनको वो सालों से देखते आ रहा है, मतलब जब स्पीकर उन स्वांस को देखता है जिनको वो सालों से देखते आ रहा है, उनको देखने के बाद वो अपनी लाइफ के बारे में, अपने एज के बारे में उसको थोड़ी सी चिंता होती है, अपने एज के बारे में थोड़ी सी उसको जागरूकता आती है कि उसकी भी एज समाप्ति की तरफ चली जा रही है, मतलब वो भी अब धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा है। ही फाइंड्स दैट, वो देखता है कि स्वांस सीम्स नो चेंज एट ऑल, स्वांस में कोई भी चेंज नहीं आया है। बट द स्पीकर एडमिट्स ही हैज़ चेंज्ड इन एवरी वे, लेकिन जो स्पीकर है वो इस बात को स्वीकार करता है, एडमिट करता है कि वो लाइफ के हर क्षेत्र में चेंज हो चुका है। ही हैज़ ग्रोन ओल्ड, वो बूढ़ा हो चुका है। एंड एवरीथिंग इन हिज लाइफ हैज़ चेंज्ड, और उसकी लाइफ में सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। एंड ही फियर्स दैट वन डे द स्वान्स टू विल लीव हिम, और वो इस बात से भी डरता है कि ये जो स्वान्स हैं वो एक दिन उसे छोड़ जाएंगे। Yeats is able to convey a feeling of deep sadness by using the feeling of his speakers, in contrast to the beauty of lake and swans. Yeats लेक और स्वांस की ब्यूटी के विपरीत जो स्पीकर की फीलिंग है, उस फीलिंग के माध्यम से या उस फीलिंग के थ्रू एक डीप सैडनेस हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, या हम लोगों के अंदर एक डीप सैडनेस लाने की कोशिश करता है। आगे, इट्स ब्रिंग्स हिज रीडर्स टू फील द पासिंग ऑफ टाइम थ्रू हिज स्पीकर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेक एंड हिज फीलिंग्स एज ही काउंट्स द स्वान्स एंड वॉचेस देम टेक फ्लाइट। इट्स ब्रिंग हिज रीडर्स टू फील, ईट्स जो है अपने रीडर्स को, अपने पाठकों को ये चीज़ एहसास दिलाना चाहता है कि कैसे टाइम जो है ना गुजर रहा है, पासिंग ऑफ टाइम, इस चीज़ को एहसास दिलाना चाहता है, कैसे टाइम गुजरता जा रहा है। और ये सारी चीज़ें वो कैसे एहसास दिला रहा है? थ्रू स्पीकर्स डिस्क्रिप्शन, जो स्पीकर ने डिस्क्राइब किया है लेक का, अपनी फीलिंग्स का, जब वो काउंट्स करता है स्वांस को, और जब वो उनको देखता है कि वो उड़ान भर के चले जाते हैं वहाँ से, इन सारी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से ईट्स अपने रीडर्स के अंदर पासिंग ऑफ टाइम की फीलिंग को, या टाइम कैसे गुजरता जा रहा है इसकी फीलिंग को लाने की कोशिश करता है। ऑल्दो द स्पीकर नेवर क्लियरली सेज इट, द रीडर बिकम्स अवेयर दैट द लेक एंड द ब्यूटिफुल नेचर अराउंड द स्पीकर विल बी देयर फॉर ईयर्स आफ्टर स्पीकर्स पासिंग। यद्यपि स्पीकर जो है खुल करके इस बारे में बात नहीं करता है कि कैसे समय गुजरता जा रहा है और वो भी गुजर जाएगा, लेकिन जो पाठक हैं वो इस बात से पूरी तरह से अवेयर हो जाते हैं, पूरी तरह से जान जाते हैं इस बात को कि ये जो सुंदरता है, ये जो लेक है, ये जो नेचर है, ये पूरी तरह से कायम रहेगा, ये रिमेन रहेगा। कब? स्पीकर के गुजर जाने के बाद भी, या स्पीकर के डेथ के बाद भी। इट ऑल मेक्स लाइफ सीम सो शॉर्ट, फ्रेगिल एंड येट ब्यूटीफुल। और ये सारी चीज़ें मिल करके लाइफ को कैसे बना देता है? बहुत तुच्छ और हीन लेकिन ब्यूटीफुल। तो ये आपने देखा पोएट का इंट्रोडक्शन और पोएम का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इन दिस लेक्चर it is enough for you, and now I am going to stop this lecture, and we will meet in the next lecture with the explanation of this poem. Till that time, goodbye. Thank you.